हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर CAPF। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने रिसेंटली इंडियन पॉलिटी पे एक नई लेक्चर सीरीज़ हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे लॉन्च की है। सो दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ दैट सीरीज़ एंड आई एम उत्कर्ष। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट सीरीज़ हम थोड़ा सा हमारे बैचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने रिसेंटली अनअकैडमी पे एक नई बैच लॉन्च की है जिसका नाम है गोल CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2021। दिस इज़ 8 मंथ बैच। यहाँ पे हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। उसी के साथ पैरेलली हमने अनअकैडमी पे ही एक IB के लिए बैच लॉन्च की है जिसका नाम है मिशन IB ACIO 2021। यहाँ पे भी हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौड़ सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। तो जैसे कि आपको पता है, जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। तो जब आप फ़ी पे करते हो, अगर उस टाइम आप प्रशांत YT10 नाम का रेफरल कोड, जिसको हम कूपन कोड भी कह सकते हैं, अगर ये यूज़ करोगे आप, तो आपको वहाँ पे इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके फ़ी में। ओके, तो ये जो प्रशांत YT10 ये कूपन कोड या फिर रेफरल कोड है, ये आप दोनों यानी कि IB के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप CAPF असिस्टेंट कमांड जो बैच है उसके लिए भी इसका आप यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सो बेसिकली क्वेश्चन पहला यहाँ पे आता है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि एक ऐसी असेंबली जहाँ पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ओके, तो ये एक ऐसी असेंबली थी जिसको ब्रिटिशर्स ने इनिशिएट किया था और जहाँ पे इंडियन पॉलिटिशियंस जो थे मेनली, जिसमें उस टाइम के लॉयर्स, जिनको अगर स्टैंडर्ड वर्ड में कहा जाए तो लीगल इल्यूमिनरीज कहा जाता है, तो ऐसे सब लोग वहाँ पे बैठे थे और जिन्होंने सोच विचार करके इंडिया का फ्यूचर क्या होना चाहिए, इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिलेगा तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करके फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ओके, सो दैट मीटिंग हैपेंड एट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अभी स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इट वॉज इन 1934 दैट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय M.N. रॉय। M.N. रॉय को ही कहा जाता है द पायोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, M.N. रॉय जो थे ही वॉज अ कम्युनिस्ट और उन्होंने सबसे पहले इंडिया की CPI दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नाम की जो पार्टी थी वो 1920 में ताशकेंत नाम के प्लेस पे बनाई थी। ताशकेंत जो है वो आज के कजाकिस्तान का कैपिटल है। ओके, सो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी, बट वो बनी कहाँ थी, उस टाइम का सोवियत रूस जो था उस रूस के ताशकेंत नाम की सिटी में। ओके, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म करने वाले जो पर्सन थे ही वॉज अ M.N. रॉय अलॉन्ग विथ हिज कलीग आबानी मुखर्जी एंड अदर पीपल्स। तो इन्होंने सबसे पहले इंडिया में कम्युनिज्म का ऑफिशियल एंट्रेंस होता है, या फिर इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं द ऑफिशियल एंट्री ऑफ द कम्युनिज्म इन इंडिया, वो M.N. रॉय के थ्रू हुआ था। ओके, देन इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो यहाँ पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी 1935 से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई भी ऐसी डिमांड नहीं थी, बट इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली ये डिमांड की थी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या फिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए इंडिया को एक प्रॉपर एक असेंबली दी जाए, जिसको उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल एजेंडा पे आया था, कब, 1935 में। उसके बाद इसी का नेक्स्ट एक्सटेंशन बोल सकते हैं जिसको, वो हुआ था 1938 में, जब जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कही, वो क्या थी कि जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड होगी, ऑफिशियल डिमांड, वो इसके बाद क्या होगी कि इंडिया के लिए एक फ्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। ओके, अभी फ्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाना मतलब क्या, इन शॉर्ट
तब इंडिया भी फ्री हो जाएगा। ओके, सो फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी चाहिए। एंड यहाँ पे जो भी लोग आएंगे, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी लोग आएंगे वहाँ पे डिस्कशन करने के लिए, तो वो कैसे होने चाहिए? दे शुड बी इलेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इससे पहले अगर आप ब्रिटिशर्स की बात करोगे तो ब्रिटिशर्स मेनली नॉमिनेटेड मेंबर भेजते थे, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स आए थे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि इलेक्टेड मेंबर तो होने चाहिए, बट कैसे होने चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने एक पर्टिकुलर एज लिमिट जो थी वो क्रॉस की। फॉर एग्जांपल अगर आज की बात करेंगे तो आज 18 ईयर जो है वो एक अडल्ट फ्रेंचाइज का ईयर है। जो भी पर्सन 18 ईयर के आगे होगा, ही और शी विल बी एबल, और शी और ही हैज़ द राइट टू वोट। 18 ईयर के नीचे होगा तो वो राइट नहीं है, बट 18 ईयर के ऊपर होगा तो राइट टू वोट नाम की जो चीज़ है वो इंडिया में अभी फ़िलहाल एग्जिस्टेंस में। तो ये चीज़ जो थी वो उस टाइम पे, यानी कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे कही थी। ओके, सो दिस वाज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, जिसमें फिर से हम रिवाइज करते हैं। इसमें क्या कहा था उन्होंने? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए फ्री इंडिया के लिए, और वहाँ पे जो मेंबर आएंगे वो इलेक्ट होके आएंगे। इलेक्ट कैसे होके आएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, देन द डिमांड was finally accepted in principle by British government in what is known as August Offer of 1940। अभी इसके बैकग्राउंड में आपको देखना पड़ेगा उस टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा था। उस टाइम पे वर्ल्ड लेवल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही थी वो थी सेकंड वर्ल्ड वॉर। और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1940s के अराउंड आप देखोगे तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे वो एवरी फ्रंट पे लूज़ कर रहे थे। दे वर लूजिंग ऑन एवरी फ्रंट। तो ये एवरी फ्रंट पे लूज़ होने की वजह से क्या हुआ? ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा उनकी जो उस टाइम की इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी इंडिया, वो अगर ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाती है या फिर उनको ज्वाइन करती है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो ऑब्वियसली इंडिया जो होगा वो ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। कहाँ का? साउथ एशिया का। और जो भी इम्पेरियलिस्टिक पावर ब्रिटिश के अगेंस्ट साउथ एशिया में उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री कर रही थी या फिर जो ब्रिटिशर्स को हरा रही थी, उसके अगेंस्ट इंडिया को सक्सेसफुली ब्रिटिश यूज़ कर सकेंगे। तो ड्यू टू सच काइंड ऑफ थिंकिंग ब्रिटिशर्स ने क्या किया? फाइनली जो कांग्रेस की डिमांड थी या फिर उस टाइम के एम एन रॉय ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो डिमांड एक्सेप्ट की थी। एंड वो डिमांड एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने एक ऑफ़र दी थी इंडियंस को। बेसिकली ये ऑफ़र दी गई थी अगस्त मंथ में, एंड दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एज अगस्त ऑफ़र। ओके, तो इस ऑफ़र में जो कहा गया था तो वो था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, बट यहाँ पे इशू था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई जाएगी ये यहाँ पे बोला नहीं गया था। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई तो जाएगी, बट कब ये नहीं बोला गया था। उसकी वजह से इंडियंस जो थे उन्होंने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद इन 1942 फिर से एक बार ब्रिटिशर्स ने क्रिप्स मिशन नाम का एक मिशन भेजा था। वो था अंडर द सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। He was the member of cabinet at that time. Okay, he came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after World War II। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ड्राफ्ट प्रपोजल। इससे पहले जब हमने अगस्त ऑफर देखी थी तो यहाँ पे क्या बोला गया था? सिर्फ ओरली कहा गया था कि देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट अगर क्रिप्स मिशन की बात करेंगे 1942 के, तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिशियल एक ड्राफ्ट प्रपोजल लाया गया था, यानी कि रिटर्न में ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया था कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगा तो उसके बाद इंडिया के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। ओके, सो दैट्स वाई द क्रिप्स मिशन जो था वो इम्पोर्टेंट था, बट स्टिल यहाँ पे प्रॉपरली इंडिया को इंडिपेंडेंट देना या फिर इंडिया का जो भी सोर्निटी जिसको हम कह सकते हैं, तो वो चीज़ जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस थे। या फिर ये जो क्रिप्स मिशन था इसने कोई ऐसी क्लियर एडवाइस या फिर क्लियर एक प्रपोजल नहीं था जिसमें कहा गया था कि इंडिया विल बी अ सोवरिन नेशन। ओके, यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा था कि इंडिया विल बी अंडर द डोमिनियन ऑफ ब्रिटिशर्स और द इंडिया विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो उसकी वजह से फिर से जो क्रिप्स मिशन था स्टैफोर्ड क्रिप्स के अंडर वो फेल हो गया था। देन
द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। क्यों? मुस्लिम लीग की सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड क्या थी उस टाइम पे? वो थी द डिवीजन ऑफ द इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ओके, मुस्लिम लीग का बोलना क्या था? जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे अलग नेशन बनाओ, जिसको उन्होंने कहा था टू नेशन थ्योरी, जिसमें एक मुस्लिम मेजॉरिटी पार्ट जो ईस्ट में था और जो वेस्ट में था उनको अलग करके एक ईस्ट पाकिस्तान बनाया जाए और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान बनाया जाए, और जो भी नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी पार्ट है उसको इंडिया रखा जाए। ओके, सो बेसिकली दिस वाज द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग, और ये डिमांड जो थी वो क्रिप्स प्रपोजल ने रिजेक्ट की थी, एंड दैट्स वाई मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल। देन Muslim League, which wanted India to be divided into two autonomous states with two separate constituent assemblies। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, जैसा अभी हमने कहा था कि उस टाइम पे मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी? देयर शुड बी टू नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो डिवाइड होंगे, और जो पाकिस्तान तैयार होगा ईस्ट और वेस्ट उनके कंबाइनली एक अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एंड अदर हैंड जो इंडिया रहेगा उसके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, यानी कि देयर शुड बी टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, वन फॉर पाकिस्तान वन फॉर इंडिया। तो बेसिकली दिस वाज द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग। तो उसकी वजह से उन्होंने भी क्रिप्स मिशन जो था उसको ठुकरा दिया था और रिजेक्ट किया था। ओके, हियर यू कैन सी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहाँ पे पंडित नेहरू लास्ट स्पीच दे रहे थे जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ फॉर्म हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था, उस टाइम का ये फ़ोटो है। ओके, देन फाइनली अ कैबिनेट मिशन इन 1946 वॉज सेंट टू इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दिस वॉज द लास्ट इम्पॉर्टेंट मिशन जिससे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की पार्लियामेंट, इन सब का डेवलपमेंट चालू होता है। ओके, वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू Constituent Assembly, it put forth a scheme for Constituent Assembly which more or less satisfied Muslim League। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने, यानी कि कैबिनेट मिशन ने जो भी इंडिया का पार्ट था उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, और उनको नाम दिया था ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। तो इन 3 पार्ट में से 2 जो पार्ट थे, दीज वर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। एक में था ईस्टर्न साइड का मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, दूसरे में था वेस्टर्न साइड का मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, एंड जो वन ऑफ द रिमेनिंग पार्ट था 3 में से, वो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। अभी यहाँ पे इन शॉर्ट क्या कैबिनेट मिशन ने किया था? जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि ग्रुपिंग ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, तो इसको इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया था, और उसकी वजह से क्या हुआ? मुस्लिम लीग भी मोर और लेस ये कैबिनेट मिशन से सेटिस्फाइड हो चुकी थी। तो अभी देखते हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसने क्या किया था? एक प्रपोजल रखा था, उस प्रपोजल को सबने एक्सेप्ट किया था। वो एक्सेप्टेंस होने के बाद अल्टीमेटली जो इंडियंस थे और ब्रिटिशर्स थे, उन दोनों ने मिलके एक असेंबली तैयार की थी जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया था। तो अभी उसके फीचर देखेंगे। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389। ओके, then the Constituent Assembly held its first meeting on December 9, 1946। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखो यहाँ पे। ओके, 9 दिसंबर 1946 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन हुआ था, या फिर फर्स्ट मीटिंग हुई थी। देन द मुस्लिम लीग बायकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अभी यहाँ पे क्या हुआ? अभी हमने देखा था ऊपर मुस्लिम लीग मोर और लेस सेटिस्फाइड थी, फिर अभी यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बेसिकली मुस्लिम लीग जो थी उसको थोड़ा सा मार्जिनलाइज कर दिया था, और मेनली कांग्रेस की जो डिमांड्स होती थी या फिर कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंस था उसी को ब्रिटिश मेनली एक्सेप्ट कर रहे थे। उसकी वजह से मुस्लिम लीग फिर से नाराज़ हो गई, और इन्होंने कहा कि अभी हमें हमारा परमानेंट एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। और उसकी वजह से जो मीटिंग थी उस टाइम की, वहाँ पे मुस्लिम लीग जो थी वो एब्सेंट थी। ओके, देन Dr. Satchidananda Sinha, the oldest member, was elected as a temporary president of the assembly। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखो यहाँ पे, जो अभी यहाँ पे हमने देखा था, देयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946।
तो अभी ये मीटिंग जो हुई थी, तो ऑब्वियसली ये मीटिंग किसी ना किसी प्रेसिडेंट के अंडर हुई होगी। तो इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अभी उनको प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया था? वाई? बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर। और ये ओल्डेस्ट मेंबर को प्रेसिडेंट बनाने की प्रैक्टिस कहाँ से अडॉप्ट की गई थी? दिस वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच प्रैक्टिस। फ्रांस में भी ऐसा ही होता था, जो वहाँ का ओल्डेस्ट मेंबर होता था जनरली उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। वाई? बिकॉज ओल्डेस्ट मेंबर को जो अलग अलग फैक्शंस होते थे नेशन के, वो सब रिस्पेक्ट करते थे। ओके, दैट्स वाई ओल्डेस्ट मेंबर को जनरली वहाँ पे प्रीफर किया जाता था। वैसा ही सच्चिदानंद सिन्हा को भी प्रीफर किया गया था। उसके बाद सेकंड मीटिंग जो इम्पोर्टेंट हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर को। इससे पहले हमने देखा था फर्स्ट मीटिंग 9 को हुई थी, उसी के 2 दिन बाद देयर वाज अनदर मीटिंग, और वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, एंड इन later phase he became the president of India itself. Okay, then similarly both H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamacharya both were elected as vice president of the assembly. ये यहाँ पे स्पेशल केस है, याद रखो कि यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है एंड 2 वाइस प्रेसिडेंट है। दिस इज़ द स्पेशल केस, ये याद रखो। दो लोग कौन थे? H.C. मुखर्जी, V.T. Krishnamacharya. In other words, assembly had 2 vice presidents and 1 president, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड later phase में he himself became the permanent president of India itself. तो अभी देखेंगे जो हमने 389 का स्ट्रेंथ देखा था असेंबली का, तो उसका डिवीजन। तो बेसिकली उस टाइम पे जो इंडिया था उसको डिवाइड किया गया था अलग अलग पोर्शंस में या फिर अलग अलग पार्ट्स में। जो उस टाइम का ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट गवर्निंग एरिया था इंडिया का, उनको कहा जाता था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। इसको हम आज के टाइम पे जो हमारे स्टेट्स है इंडिया के, उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो उस टाइम पे देयर वर 11 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, और उन प्रोविंसेस को 292 सीट्स प्रोवाइड किए गए थे। ओके, उसके बाद सेकंड था प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो भी प्रिंसेस इंडिया में रहते थे उनके लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न था। उनके लिए 93 सीट्स जो थे वो यहाँ पे रिजर्व रखे गए थे। उसके बाद ऐसे एरियाज जो ब्रिटिशर्स के लिए स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट थे, वो डायरेक्टली चीफ कमिश्नर नाम का एक पोस्ट था जिसके अंडर वो एरियाज डाले जाते थे, और चीफ कमिश्नर जो था वो डायरेक्टली लिंक होता था किससे? आइदर गवर्नर से या फिर वाइसराय से, यानी कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स से उसकी लिंक होती थी। तो ऐसे इंडिया में देयर वर 4 प्रोविंसेस विच वर अंडर चीफ कमिश्नर, तो उसके लिए 4 सीट्स रखे गए थे, एंड टोटल उनका होता था 389। ओके, सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स। अभी उसी के साथ इंडिया में एट दैट टाइम देयर वाज अनदर प्रोग्रेस, जिसका नाम हम बोल सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अभी ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? जब हम ये वर्ड को देखेंगे ऑब्जेक्टिव, किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव? तो इंडिया का फ्यूचर जो होगा उसका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंस होगा तो ऑब्वियसली उसका कुछ तो फ्यूचर होना चाहिए। तो इंडिया का फ्यूचर क्या होना चाहिए, इंडिया का फ्यूचर में पाथ क्या होना चाहिए, वो सब ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो डिसाइड करने के लिए बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो पास करवाया था। ओके, ऑन December 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली। ओके, देन इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो, इट लेड डाउन फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे वैल्यूज़ है जो फंडामेंटल है इंडिया के लिए, एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी क्या है, वो सब चीज़ें इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में डाली गई थी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से डेट पे, यानी कि 13 दिसंबर 1946 पे जवाहरलाल नेहरू ने ये रिजोल्यूशन मूव किया था। ओके, ये डेट डायरेक्टली आ सकती है एग्जाम में। देन दिस रिजोल्यूशन वॉज एनिमसली adopted by assembly on January 22, 1947। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, 1947 के जनवरी में 2022 डेट में जो रिजोल्यूशन था जो नेहरू ने मूव किया था 1946 में, उसको अडॉप्ट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ। देन इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस, यानी कि जो भी उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ था, वो डेवलपमेंट होते टाइम जो चीज़ हुई थी उन चीज़ों को
इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने इन्फ्लुएंस किया था। ओके, और इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जो आज का हमारा प्रियम्बल है, दिस इज़ द बेसिकली क्रक्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और जो चीज़ें प्रियम्बल में दी गई है वही चीज़ें बेसिकली आर द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिटेल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, दीज आर नथिंग बट द पोर्शंस और द पार्ट्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, और ये प्रियम्बल इज़ नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके, देन अभी देखते हैं उस टाइम पे और एक थर्ड इम्पोर्टेंट पैरेलल क्रोनोलॉजिकली एक चीज़ और इवेंट हो रहा था जिसका नाम है इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया एक्ट 1947। ओके, ये एक्ट जब पास हुआ था तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स के पास इतने दिनों तक जो पावर थी वो स्लोली उन्होंने ट्रांसफ़र की थी इंडियंस को, यानी कि इंडियन पॉलिटी के जो भी उस टाइम पे इम्पोर्टेंट लीडर थे उनको। तो अभी देखते हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया एक्ट था उसके वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कौन से चेंजेस हुए थे। तो उसमें सबसे पहला चेंज हुआ था द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइंड इट। जो हमने देखा था जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको 93 सीट्स रखी गई थी, तो इतने दिनों तक यानी कि ये एक्ट पास होने से पहले तक वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते थे। ओके, बट स्लोली वो इन्वॉल्व होने लगे थे। देन ऑन April 28, 1947 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 6 स्टेट वर पार्ट ऑफ असेंबली। 6 प्रिंसली स्टेट्स जो थे उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो 28 अप्रैल 1947 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पार्टिसिपेट हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, देन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑन 3 जून 1947 for the partition of the country, the representatives of the most of the other princely state took their seats in assembly। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माउंटबेटन प्लान जो था वो प्लान में इनिशियली क्या कहा गया था प्रिंसली स्टेट्स को कि आइदर यू कैन जॉइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और यू कैन जॉइन डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, बट आइदर थर्ड ऑप्शन जो था वो भी दिया था, वो क्या था, आइदर यू कैन बिकम अ इंडिपेंडेंट स्टेट। बट स्लोली क्या हुआ था, माउंटबेटन जो थे उन्होंने अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज़ करके जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के उनको कहा था कि आप जो है डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करिए। ओके, तो उसकी वजह से उनके कहने की वजह से जो प्रिंसेस थे उन्होंने इंडिया के डोमिनियन को ज्वाइन करना चालू कर दिया था और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो स्लोली आना भी चालू हो गए थे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि माउंटबेटन के कहने से जो प्रिंसेस थे वो क्यों माने, तो इसके पीछे बैकग्राउंड है उनकी फैमिली। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ही वॉज द अंकल ऑफ द क्वीन ऑफ द ब्रिटेन और द इंग्लैंड। ओके, जो क्वीन थी ब्रिटेन की ही वॉज द अंकल ऑफ हर, तो उसकी वजह से उनका डायरेक्टली ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ कनेक्शन था। और ब्रिटिश रॉयल फैमिली जो थी इट वॉज द पैरामाउंट, यानी कि वो सबसे अपर थी, इंडिया के प्रिंसेस से भी अपर, यानी कि इंडिया के प्रिंसेस से भी बड़ी। और उस टाइम पे जो उन्होंने पॉलिसी यूज़ की थी इंडिया में दैट वाज द पैरामाउंटसी पॉलिसी। ओके, यानी कि जो इंडिया के अलग अलग राजे रजवाड़े थे, प्रिंसेस थे, तो दे वर द स्मॉल और द लिटिल प्रिंसेस, और उनके ऊपर किंग ऑफ किंग या फिर क्वीन जो होगी किंग्स की क्वीन जिसको कह सकते हैं हम, तो वो होगी ब्रिटिश की रॉयल फैमिली। ओके, तो बेसिकली लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ही हैड डायरेक्ट लिंकेजेस विद द ब्रिटिश रॉयल फैमिली, तो उसकी वजह से उनका जो क्या बोल सकते प्रेशर था या फिर उनका जो भी उस टाइम का रोल था वो बहुत क्रूशियल था। देन द मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर्ड इन असेंबली। अभी आप अगर देखोगे तो मुस्लिम लीग जो थी वो ऑल इंडिया पार्टी थी। भले ही मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड किया था कि ईस्ट साइड में जो मुस्लिम पार्ट है उसको अलग किया जाए, वेस्ट साइड में जो है उसको अलग किया जाए और उससे पाकिस्तान बनाया जाए, बट ऐसे भी मुस्लिम लीग के मेंबर थे जो उस टाइम का यूपी, उस टाइम का सीपी सेंट्रल प्रोविंस, उस टाइम का बेरार, उस टाइम का बॉम्बे, यहाँ पे भी रहते थे। तो जब पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ इंडिया से तो उसके बाद ये रीजन में जो भी मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, तो उन्होंने स्लोली इंडियन डोमिनियन को भी ज्वाइन करना चालू कर दिया था। ओके, यानी कि प्रिंसेस एंड मुस्लिम लीग के मेंबर्स उन्होंने भी स्लोली असेंबली में एंट्री करना भी चालू कर दिया था। देन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 मेड फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ असेंबली। क्या क्या थे वो? द असेंबली वॉज मेड अ फुल्ली सोवरेन बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि इसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी फ्रेम होगा वहाँ पे किसी का भी
आउटसाइड का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यानी कि इट विल बी अ फुल्ली सोवरिन बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देन द एक्ट एम्पावर असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इससे पहले क्या होता था 1947 से पहले, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होने से पहले 1947 का, जो ब्रिटिश थे वो ब्रिटेन से इंडिया की पॉलिसी डिसाइड करते थे। तो जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से, तो उस टाइम पे इंडियंस को जो पावर दी गई थी दैट वाज सोवरिन पावर। तो उसकी वजह से 1947 के पहले जितने भी एक्ट्स थे, रेगुलेशंस थे ब्रिटिशर्स ने पास किए हुए, अगर ऐसा इंडियंस को लगता था कि वो रेगुलेशंस इंडिया के लिए हार्मफुल है, तो वो सब रेगुलेशंस या फिर एक्ट्स या फिर लॉज वो उस टाइम की इंडियन गवर्नमेंट या फिर उस टाइम की इंडियन अथॉरिटी कैंसिल कर सकती थी या फिर एबॉलिश कर सकती थी। ओके, देन द असेंबली ऑल्सो बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अभी तक हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके लिए थी या फिर क्या मेन वर्क करती थी, ये वर्क करती थी ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मीट होती थी तो ये इंडिया के उस टाइम के डे टू डे लॉज या फिर ऑर्डिनरी लॉज जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो फॉर्मेशन करना, उसको पास करना, ये काम भी करती थी। दैट्स वाई दिस वाज द लेजिस्लेटिव बॉडी, जहाँ पे लेजिस्लेचर जो था, लॉज जो थे वो पास होते थे या फिर तैयार होते थे। इन अदर वर्ड, 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन्ड टू द असेंबली, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर फ्री इंडिया एंड एनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। दीज 2 टास्क वर परफॉर्म ऑन सेपरेट पार्ट्स। ओके, यानी कि एक ही बॉडी थी, यानी कि एक ही प्लेस थी जहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शंस होते थे। एक था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, दूसरा था लॉ पास करने का या फिर लॉ मेकिंग का। दस द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो आज की पार्लियामेंट है ओरिजिनल, दैट वाज द previous version of the constituent assembly. Okay, and that's why we can say that the constituent assembly became the first parliament of India. अभी उस टाइम पे हमने देखा था इंडिया जो था वो टोटली फ्री नहीं हुआ था। इंडिया वॉज द डोमिनियन यानी कि क्या, ऑन अ ब्रॉडर लेवल वहाँ पे ब्रिटिश का रोल था। बट जब हम एटोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पे मोर और लेस इंडियंस को ही पूरा रूल दिया गया था। बट कब तक, जब तक इंडिया में कोई ग्रेव सिचुएशन ना हो, अगर बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो ब्रिटिश फिर वहाँ पे एंटर कर सकते थे। ओके, दैट वाज द डोमिनियन। और इंडिया जो था 1947 टू 1950 इंडिया वॉज द डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन। इंडिया टोटली फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। आफ्टर एडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन 1915 इंडिया बिकेम द फुल्ली इंडिपेंडेंट nation. Okay, 47 to 50 India was the dominion of Britain. Then whenever the assembly met as a constituent body, it was chaired by Dr. राजेंद्र प्रसाद। यानी कि जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये जब एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी इस चीज़ के अंडर मीट होती थी, तो उसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। बट यही मीटिंग या फिर यही प्लेस पे, इसी प्लेस पे जब लोग एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मीट होते थे तो उसको चेयर करते थे जीवी मावलनकर। ओके, यानी कि अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ पास करना है या फिर किसी ऑर्डिनरी लॉ को शेप देना है, कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाना है, तो जब ये लॉ वाली चीज़ें होती थी तो वहाँ पे जीवी मावलनकर आ जाते थे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती थी तो वहाँ पे आ जाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो दिस 2 फंक्शंस कंटिन्यूड टिल नवंबर 1949 26। ओके, यानी कि नवंबर 26 1949 दिस इज़ द डेट व्हेन फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अवेलेबल फॉर इंडियंस। और उसके बाद जो 26 जनवरी थी 1950 की, तो उस दिन इंडियंस ने, यानी कि उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस ड्राफ्ट को फाइनली अडॉप्ट किया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, व्हेन टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, ये डेट याद रखो, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। देन थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है द मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम एरियाज इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। ऑब्वियसली जब डिवीज़न हुआ था तो क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान ये 2 अलग डोमिनियन बने थे, और 2 अलग डोमिनियन बनने के बाद उनके मेंबर जो थे वो भी एक दूसरे के
जो डोमिनियंस थे उससे विड्रॉ हो चुके थे और उन्होंने जो चाहिए थे वो डोमिनियन को ज्वाइन किया था। वैसे जो इंडिया में मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, स्पेशली जो डिवाइडेड एरिया था इंडिया से वहाँ के, तो उन्होंने इंडियन डोमिनियन से विड्रॉ होकर, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ होकर उन्होंने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको ज्वाइन किया था। एंड कंसिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम डाउन टू 299 फ्रॉम 389। ओके, ये जो स्ट्रेंथ हमने पहले देखी थी तो ये कम होके 299 पे आ गई थी, विच वॉज ओरिजिनली फिक्स्ड इन 1946। ओके, और यहाँ पे क्या आया था, कैबिनेट मिशन प्लान नाम का एक मिशन आया था। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस, जिनको फॉर्मली कहा गया था ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिनको हमने आज के टाइम के स्टेट्स के साथ कंपेयर किया था, वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 296 टू 229। एंड दोज ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जिनको 93 सीट दिए गए थे, उनको भी 70 सीट रह गए थे। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो इस टाइम पे इंडिया में हो रहे थे विद द पैरेलल डिफरेंट क्रोनोलॉजीज, जिसमें कि हमने इसमें देखा था इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया एक्ट 1947, उसके बाद देखा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये तीनों चीज़ें पैरेलली वहाँ पे चल रही थी और उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या हुआ था, इसका रिजल्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट बनना और अल्टीमेटली उस ड्राफ्ट को इंडियंस एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट।